गाइस एंड वेलकम बैक ऑन स्टडी अड्डा 22। आज हम लोग लीगल हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस जो कि राजा नंद कुमार केस है उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट करके आप बताएं कि वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। राजा नंद कुमार केस को फर्स्ट जुडिशियल मर्डर इन कॉलोनियल इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है कि कैसे जुडिशियरी न्याय व्यवस्था के जाल में राजा नंद कुमार को फंसाकर उनकी हत्या, उनका मृत्युदंड किस प्रकार दिया गया था, उसके बारे में ये पूरा का पूरा केस है, राजा नंद कुमार केस। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं ये लीगल हिस्ट्री या फिर मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट केस है, तो इसको इंट्रोडक्शन से बाय नोट्स हम लोग इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सर्वप्रथम इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अंग्रेज भारतीय लोगों पर कितनी प्रताड़ना करते थे, पीड़ित करते थे, उसी से रिलेटेड एक ये भी केस है और जो कि हम लोग को बताता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया पे कितना टॉर्चर किया गया था। उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल ये केस है। आज भी ये केस प्रेजेंट आज के भी समय में ये केस हाईली क्रिटिसाइज्ड किया जाता है कि कैसे न्याय व्यवस्था में किसी को फंसाकर, न्याय के प्रणाली में किसी को फंसाकर राजा नंद कुमार को हैंग टू द डेथ यानी फांसी की सजा कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा दी गई थी। और ये सजा क्यों दी गई थी? क्योंकि राजा नंद कुमार ने एक कॉन्स्पिरेसी की थी गवर्नर जनरल जो उस समय थे वॉरेन हेस्टिंग्स उनके खिलाफ, और गवर्नर जनरल गुस्सा होके उन्होंने उनसे राजा नंद कुमार से रिवेंज लेने के लिए उनको फांसी दिलवा दिया था। इसी के बारे में पूरा कहानी जो है ये केस है, इसको हम लोग आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो केस को जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पे मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया है। अगर इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप उसको देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो मैं इस वीडियो में भी क्लियर करने का कोशिश करूँगा। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था 1773 में। ठीक है, इसको पास करने का मकसद यही था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो इंडियन टेरिटरीज को गवर्न करे, अच्छे से सुचारू रूप से चलाए, जो कि उस समय बहुत दिक्कत हो रही थी। करप्शन बढ़ते जा रहा था, प्राइवेट ट्रेड बढ़ रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रॉफिट घट रहा था। तो इन सब कारण से रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। अब मेनली हम लोग को रेगुलेटिंग एक्ट में इसमें क्या देखना है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के जो मेन प्रोविजन थे उसमें क्या था कि सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था और साथ में साथ गवर्नर जनरल को इंट्रोड्यूस किया गया था। और फर्स्ट गवर्नर जनरल जो थे वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। अब गवर्नर जनरल को इंट्रोड्यूस करके उनके साथ 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर को भी इंट्रोड्यूस किया गया था जो कि गवर्नर जनरल के सहयोगी होंगे, उनका समर्थन करेंगे और उनको सलाह देंगे। तो एक होता है ना प्रेसिडेंट और उसके काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर की, यहाँ प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को सारे चीज का जानकारी देंगे। तो ठीक उसी प्रकार गवर्नर जनरल को इंट्रोड्यूस किया गया था जो कि वॉरेन हेस्टिंग्स थे और उनके लिए 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो फर्स्ट इस्टेब्लिशमेंट किया गया था वो भी इसी के रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के प्रोविजन में ही था, जो कि 1774 को कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था और एक चार्टर इशू किया गया था किंग जॉर्ज III के द्वारा और उन्होंने सर एलिजा एम्पे को भारत का प्रथम चीफ जस्टिस या कहें तो सुप्रीम कोर्ट का प्रथम चीफ जस्टिस जो थे वो सर एलिजा एम्पे, और उनको अपॉइंट किया गया था कहां पर? कलकत्ता में। ये था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज कि सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। सर एलिजा एम्पे जो थे वो प्रथम चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के। गवर्नर जनरल को इंट्रोड्यूस किया गया था, गवर्नर जनरल के साथ 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। अब हम लोग राजा नंद कुमार के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं कि राजा नंद कुमार कौन थे। तो राजा नंद कुमार को नंद कुमार या नंद कुमार
के नाम से भी हम लोग जानते थे। उनका जन्म 1705 में हुआ था बहादुरपुर, जिसको अभी हम लोग बीरभूम के नाम से जानते हैं। वो एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली और उनके जो है बड़े जमींदार हुआ करते थे, ठीक है, और एक तरह के इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे जो अपनी बातों से किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते थे, अपने में सम्मिलित कर सकते थे, अपने में मनमोहित कर सकते थे। महाराजा नंद कुमार जो थे वो वेरियस पोस्ट हैंडल करते थे अंडर द नवाब ऑफ बंगाल। जो नवाब ऑफ बंगाल हुआ करते थे उनके अंडर में रह के वो बहुत सारे पोस्ट को हैंडल करते थे, ठीक है। सबसे शुरू में ये रेवेन्यू कलेक्टर का कार्य किया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि राजा नंद कुमार जो थे वो इंग्लिश कंपनी के लिए बहुत लॉयल थे। इंग्लिश कंपनी के लिए यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के या ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए बहुत लॉयल पर्सन थे, इसलिए उनको ब्लैक कॉर्नेल के नाम से भी जाना जाता था ड्यूरिंग क्लाइव पीरियड। द टाइटल ऑफ महाराजा, जो उनको महाराजा का उपाधि दिया गया था नंद कुमार को, वह शाह आलम II के द्वारा 1764 में दिया गया था। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया हु वॉज एग्जीक्यूटेड बाय हैंगिंग। और हाँ, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राजा नंद कुमार प्रथम व्यक्ति हैं, प्रथम भारतीय नागरिक थे जिनको फांसी की सजा दी गई थी। अब हम लोग नेक्स्ट बैकग्राउंड क्या था इस केस का, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के प्रोविजन के अनुसार गवर्नर जनरल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो कि वॉरेन हेस्टिंग्स थे, और साथ में उनके 4 काउंसिल्स ऑफ मेंबर को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के काउंसिल मेंबर जो थे वो थे फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन और बेयरवेल। तो 4 जो उनके एग्जीक्यूटिव मेंबर थे, फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन और बेयरवेल, ठीक है। तो इनमें जो 3 थे ना, फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन, ये हमेशा वॉरेन हेस्टिंग्स के अगेंस्ट में रहते थे। ओनली 1 पर्सन, एक अकेला बेयरवेल जो था वो वॉरेन हेस्टिंग्स के पक्ष में था। बाकी तीनों जो थे वॉरेन हेस्टिंग्स से घृणा करते थे, उनके हमेशा अगेंस्ट में रहा करते थे। अब क्या हुआ कि ये तीनों क्या किए ना कि राजा नंद कुमार को चढ़ा बढ़ा दिए। बोले कि सुनो ना, तुम ना बाइबरी का चार्ज, करप्शन का चार्ज, ये सब जो है वॉरेन हेस्टिंग्स के अगेंस्ट पे तुम काउंसिल के बीच रखो कि वॉरेन हेस्टिंग्स किस तरह धोखाधड़ी, करप्शन ये सब करते हैं और लोगों से पैसा लेते हैं। तो क्या हुआ, राजा नंद कुमार को चढ़ा बढ़ा कौन दिए, तो ये जो 3 थे, फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसून, जो कि उनके काउंसिल मेंबर थे, उन्होंने राजा नंद कुमार को चढ़ा बढ़ा दिया और वॉरेन हेस्टिंग्स के खिलाफ कंप्लेन जो है दायर करने के लिए काउंसिल के बीच में कहा। अब क्या हुआ कि राजा नंद कुमार जो थे वो एक लेटर लिखते हैं और लेटर जो है फ्रांसिस को देते हैं, और उसमें लेटर जो है वॉरेन हेस्टिंग्स के खिलाफ में उन्होंने लेटर लिखा था कि कैसे बाइबरी और करप्शन जो है कैसे ये वॉरेन हेस्टिंग्स एक्सेप्ट करते हैं। उस लेटर में उन्होंने लिखा कि कैसे राजा नंद कुमार ने 1 लाख रुपया उनके सन को अपॉइंट करने के लिए लिया था एज ए दीवान, और साथ में ही वॉरेन हेस्टिंग्स 2.5 लाख रुपया, 2,50,000 रुपया मुन्नी बेगम जो कि से लेते हैं अपॉइंट करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह के कुछ जो लेटर है में मेंशन किया गया था कि 1 लाख रुपया हमसे लिए थे मेरे सन को दीवान का अपॉइंट करने के लिए, मुन्नी बेगम से 2.5 लाख रुपया लिए थे। तो लेटर में ये सब कुछ मेंशनिंग था। फ्रांसिस का क्या करता है कि फ्रांसिस जो ये लेटर होता है वो काउंसिल के बीच में प्रेजेंट करता है मीटिंग के दौरान, ठीक है। और मॉनसिन जो है वो कहता है कि राजा नंद कुमार को अपीयर करवाने के लिए, कि काउंसिल में प्रेजेंट करने के लिए, कि राजा नंद कुमार में काउंसिल में के समक्ष बुलाया जाए और उनको बात रखने के लिए कहा जाए। बट वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो इसके लिए एग्री ही नहीं होते हैं, ठीक है। और बेयरवेल भी सपोर्ट करते हैं। बेयरवेल सपोर्ट करके ये कहते हैं कि भाई जब हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हो गया है तो कंप्लेंट को काउंसिल में क्यों प्रेजेंट किया जाएगा, कंप्लेंट को तो सुप्रीम कोर्ट देखेगी। बट ऐसा नहीं होता है। मेजॉरिटी ऑफ मेंबर जो थे उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो एलिगेशन लगे हैं इसको काउंसिल से सुलझाएगी और काउंसिल के बीच में राजा नंद कुमार को पेश किया जाए।
अब क्या था कि 3 मेंबर जो थे वो मेजोरिटी उसके वॉरेन हेस्टिंग्स के खिलाफ में थे, तो अब राजा नंद कुमार को काउंसिल के बीच में समक्ष बुलाया जाता है। अब जो मेजोरिटी ऑफ पीपल जानते ही हम लोग पहले से ही रखी वॉरेन हेस्टिंग्स के अगेंस्ट में थे, तो वो उन्होंने राजा नंद कुमार के बात और राजा नंद कुमार के सबूत को देखते हुए वॉरेन हेस्टिंग्स को गिल्टी प्रूफ कर देते हैं कि वो इस तरह के काम किए हैं। तो वॉरेन हेस्टिंग्स को ये डायरेक्ट किया जाता है कि वो 3,54,105 रुपया ट्रेजरी में जमा करे कंपनी का, ठीक है। और दिस इवेंट मेड हेस्टिंग्स इज अ बिटर एनिमी ऑफ नंद कुमार। और राजा वॉरेन हेस्टिंग्स जो है, इसको जब काउंसिल मेंबर जब बोलता है कि इतना रुपया तुम ट्रेजरी में जमा करो और जो घोटाला किया ये सब वापस करो, तो ये क्या होता है, वॉरेन हेस्टिंग्स इससे बहुत गुस्सा हो जाते हैं और राजा नंद कुमार को अपना बहुत बड़ा इनेमी मान लेते हैं, दुश्मन मान लेते हैं। अब जो है फैक्ट अगर केस के बारे में बात करें तो वॉरेन हेस्टिंगर और उसके जो फेवरेट काउंसिल मेंबर थे यानी बेयरवेल, ये राजा नंद कुमार, फोकेस और राधाचरण ये सबको अरेस्ट करवा देते हैं और कहते हैं कि ये लोग जो है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इन लोग को प्रेजेंट करते हैं और बोलते हैं ये लोग किसी भी तरह का कॉन्स्पिरेसी किया है, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स जो है राजा नंद कुमार से जानते ही है, डायरेक्ट रिवेंज लेना चाहते थे, लेकिन ये लोग क्या होता है कि ये जो केस में इनको फंसाया जाता है इससे वो बरी हो जाते हैं और सिर्फ एक फोकेंस जो था वो इसमें चार्ज में पकड़ा जाता है और उसको जेल हो जाती है। उस केस में जिसमें फोकेंस को सजा हो जाती है, उसके बाद राजा नंद कुमार से बदला लेने के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स ने फिर से एक उनको कॉन्स्पिरेसी में फंसाते हैं कि राजा नंद कुमार फ्रॉजरी किए हैं, कंपनी के साथ एक फ्रॉजरी किए हैं, साथ ही साथ में उन पे कई सारे नए चार्ज लगाए जाते हैं और कहते हैं ये कॉन्स्पिरेसी में सम्मिलित हैं। और ये धीरे धीरे राजा नंद कुमार के लिए डिफ़िकल्टी बढ़ते ही जा रही थी क्योंकि उनको धीरे धीरे बहुत सारे केस में, फ्रॉजरी के केस में उनको फंसाया जा रहा था। अब ट्रायल देखिए, ड्यूरिंग द ट्रायल क्या होता है, ठीक है। राजा नंद कुमार को देख ही रहे हैं कि कैसे कैसे केस में फंसाया जा रहा था। ड्यूरिंग द ट्रायल वेंट कंटिन्यूसली फॉर 8 days। जो ट्रायल था वो 8 दिन तक निरंतर रूप से चलते रही विदाउट एनी एडजर्नमेंट। 8 जून से स्टार्ट होके 15 जून के मिडनाइट तक 1775 तक ये चलता रहा। एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्रॉस एग्जामिन द डिफेंस विटनेस। सुप्रीम कोर्ट के सभी जज जो थे वो बार बार राजा नंद कुमार को एग्जामिन कर रहे थे, ठीक है, उनको बार बार प्रताड़ित कर रहे थे, बोलने पे मजबूर कर रहे थे। वो लोग चाहते थे कि राजा नंद कुमार जो है अपने घुटने टेक दे और कुछ ना कुछ मुंह से निकाल दे, उगल दे, ताकि उनको फंसाया जा सके। नंद कुमार कमिटेड द ऑफेंस ऑफ फ्रॉजरी नियरली 5 years ago in 1770, that is before the establishment of Supreme Court, the act under 1728 under which the नंद कुमार committed। अब देखिए होता क्या है कि राजा नंद कुमार को उस केस के लिए फंसाया जाता है जो कि 5 साल पहले का केस है, ठीक है। और 5 साल पहले तो भाई 1770 में सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं हुआ था और जिस एक्ट के थ्रू उनको फंसाया जाता है 1728 के थ्रू, वो एक्ट भी अब खत्म हो चुका था, ठीक है। अब मतलब कि राजा नंद कुमार का वो एक्ट भी खत्म हो गया था, मतलब कि जिस केस में उनको फंसाया गया वो केस तो एक तो 5 साल पहले का है और जिस एक्ट के थ्रू उनको फंसाया गया वो एक्ट भी अब नहीं है। और जिस समय उन्होंने ये काम किया था उस समय क्या, उस समय जो था सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं हुआ था। अब इशू क्या रेज होता है, मतलब क्वेश्चन क्या रेज हुआ कि वेदर द सुप्रीम कोर्ट हैड जुरिडिक्शन इन दिस मैटर। क्या सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार था कि इस मैटर को सुनने के लिए? तो द सुप्रीम कोर्ट हैड नो जुरिडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट का कोई जुरिडिक्शन ही नहीं था क्योंकि ये जो केस में राजा नंद कुमार को फंसाया जा रहा है उस समय इस्टेब्लिशमेंट ही नहीं हुआ था सुप्रीम कोर्ट का। नेक्स्ट जो बोल रहा है कि इंग्लिश एक्ट जो था 1729 विच मेड फ्रॉजरी अ कैपिटल ऑफेंस वाज एक्सटेंडेड टू इंडिया। कि भाई जो ये केस था, इंग्लिश एक्ट का केस था 1729 फ्रॉजरी का, क्या इसके लिए कैपिटल ऑफेंस यानी फांसी की सजा इंडिया में दी जा सकती है? तो देखिए इसका भी नहीं, इसका भी आंसर जो था वो नहीं ही था। एक तो ये 1729 का केस जिस समय राजा नंद कुमार पे इसका ट्रायल चल रहा था, ये केस पूर्ण रूप से खत्म हो चुका था
और कैपिटल पनिशमेंट इसके लिए दिया जाना उचित नहीं था, वो भी इंडिया में। बट फिर भी मरता क्या ना करता, सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ डेथ सेंटेंस, कैपिटल सेंटेंस देने का निर्णय लिया। हम थोड़ा सा जानकारी दे दें कि उस समय जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे एलिजा एम्पे, वो वॉरेन हेस्टिंग्स के बचपन के दोस्त थे, इसलिए उन्होंने इस तरह का काम किया राजा नंद कुमार को फंसाने के लिए। राजा नंद कुमार के जो एडवोकेट थे उन्होंने अपील की किंग इन काउंसिल में, बट वहाँ पे उनका पिटीशन जो है कोई भी रिजल्ट नहीं आया। उसके बाद उन्होंने और जगह पे अपील की जहाँ पे उनको कोई भी तरह का डिसीजन या फिर राहत नहीं मिला, और हर जगह उनका जो पिटीशन था, हर जगह उनका अपील था, वो रिजेक्ट होते गया। अब लास्ट में फाइनल जजमेंट हम लोग इसको देखते हैं कि फाइनल जजमेंट क्या हुआ। द मैटर वॉज समराइज्ड ऑन द मॉर्निंग ऑफ 16 जून 1775 बाय चीफ जस्टिस एम्पे। जैसा कि हम जानते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स का बचपन का दोस्त था चीफ जस्टिस एम्पे, तो 16 जून 1775 में ये मैटर को समराइज्ड किया गया। राजा नंद कुमार को गिल्टी प्रूव किया गया और द जज जो था, ठीक है, उन्होंने उनको डेथ सेंटेंस देने का निर्णय लिया अंडर द इंग्लिश एक्ट 1729 ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। इस एक्ट के थ्रू, इंग्लिश एक्ट 1729 और ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू जो राजा नंद कुमार थे उनको फांसी की सजा सुनाई गई। देयरफॉर ही हैंग्ड ऑन अगस्त 5, 1775 एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग। और उनको 5 अगस्त 1775 को सुबह 8 बजे उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। और इसी प्रकार वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपना बदला पूरा। तो यहाँ पे हमारा राजा नंद कुमार केस जो है वो कंप्लीट होता है। हम लोग इस केस में देखें कि कैसे जुडिशरी के जाल में फंसाकर राजा नंद कुमार को किस तरह जुडिशरी में फंसाकर, जुडिशरी के जाल में फंसाकर उनको मृत्यु दे दी। तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कैसा लगा ये वीडियो। थैंक यू।